हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। पीटी का ये पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें हम कहां तक पहुंच गए हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने कहां छोड़ा था, इसको देखेंगे और उसके आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे से मेंस के लिए भी 2 सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और इसमें हमारी योजना है कि 5, 6, 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, हम उसमें कवर करेंगे। आपको आंसर राइटिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको ज़रूर देखिए, उससे समझ बनेगी कि कैसे आंसर लिखते हैं। और प्रीलिम्स के लिए भी 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं इस समय, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और विरत सर का, और पॉलिटी चल रहा है मेरे द्वारा। तो आइए जल्दी से देखें। प्रीलिम्स वाला जो पीवाईक्यू है ये रात में 8 बजे है, और जो मेंस के लिए पीवाईक्यू है ये सुबह 11 बजे। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। हमने कार्यपालिका के एक सवाल को छोड़ा था लास्ट टाइम में, आइए देखें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, इसी का जवाब आपको देना था। देखिए, आर्टिकल 361, जब आप विधि का शासन पढ़ते हैं तो विधि के शासन का कुछ अपवाद भी पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि भाई विधि के समक्ष सभी समान हैं और विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि सर्वोच्च है अपने आप में, ठीक है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये सब पढ़ने के साथ हम पढ़ते हैं कि इसके अपवाद भी हैं। और अपवाद क्या हैं, उसमें आर्टिकल 361 पढ़ते हैं। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विषय में कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं, इम्यूनिटीज दी गई हैं। तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विषय में है, ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल भी है, ठीक। और कहा क्या गया है? कहा गया है कि जब ये अपने पद पर रहेंगे, इनकी पदावधि के दौरान कोई भी दांडिक कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी। दांडिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और अगर चल रही होगी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उस समय उसके बीच में ही ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर व्यक्ति चला गया, तो जो कार्रवाई चल रही है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो ना तो शुरू की जाएगी, न ही जारी रखी जाएगी। इस प्रश्न के जवाब के लिए तो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है 361 में ये जो प्रोविजन है। लेकिन 361 तक आ ही गए हैं तो एक और बात समझ लीजिए कि अपने ऑफिस में रहते हुए, मतलब पद पर रहते हुए, जो भी फैसले लेते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल, उसके लिए इन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अपने पद के दौरान लिए गए जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में इन्होंने फैसले लिए हैं, उसके लिए इनको न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक। ये आंसरेबल नहीं है किसी भी न्यायालय में। दूसरी बात, यहां तो बात हो गई कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर, कि किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही, यहां इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को समझना। सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में 2 महीने के नोटिस के साथ इन पर कार्यवाही की जा सकती है। नोटिस जो दिया जाएगा उसमें पूरा कॉज बताना होगा और पूरा एड्रेस, किस वजह से हो रही है, ये सब करके और तब नोटिस दिया जाता है। 2 महीने के नोटिस के बाद ऐसी कार्रवाई की जा सकती है सिविल मामलों में, दांडिक में नहीं की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपने राज्यपाल पढ़ा होगा तो आर्टिकल 158 में प्रोविजन है कि राज्यपाल किसी विधायिका का, यानी संसद या फिर राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। 158 में कहा गया है, ठीक है।
अगर सदस्य है और राज्यपाल या राष्ट्रपति बन जाता है तो फिर क्या होगा, राज्यपाल बन जाता है तो क्या होगा, उसको सदस्यता छोड़नी होगी। और इसी 158 में ही कहा गया है कि पदावधि के से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं, उपलब्धियां, भत्ते, ये सब उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वो 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ही से एक नया बैच शुरू हो रहा है, 11 अक्टूबर से ही। और इस बैच में देखिए 3 साल के लिए बैच है। अब 2025 के लिए समय कम है, तो समय कम है इसलिए फास्ट ट्रैक बैच है। इसमें 2-2 क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो सुबह और शाम इसमें क्लासेस चलेंगी, कुछ टाइम नहीं भी चलेंगी लेकिन ज़्यादातर टाइम चलेंगी। 2026 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सीधे सीधे 2026 के लिए P2I का प्रतिज्ञा प्लस बैच है, और 2027 के लिए भी लॉन्ग टर्म बैच है। तो P2I ही बैचेस हैं सारे, लेकिन अलग अलग साल के हिसाब से डिज़ाइन है। ये फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर 2024 से। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज़ करना होगा आपको, या अपना पसंदीदा किसी भी फैकल्टी का कोड यूज़ कर लीजिए। अमृत लाइव एक ही में है, बिना किसी गैप के। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करके जाकर एडमिशन ले सकते हैं आप। तो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। अमृत लाइव कीजिए या किसी अपने पसंदीदा फैकल्टी के कोड पर कीजिए। और 2 की फीचर अगर मैं बताऊं तो प्रीलिम्स पास करने वाले व्यक्ति को, इस बैच के जो सदस्य होंगे उनको उनका फीस रिफंड हो जाता है, और हर सप्ताह एक टेस्ट होता है जिसमें रैंक 1 को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। बाकी सुविधाएं आप जानते हैं। आइए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 का सवाल है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्य सचिव जो काम करता है वो काम राज्यपाल के नाम पर किया गया कहा जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं राज्य के, वो सब राज्यपाल के नाम पर होते हैं, और संघ के स्तर पर जितने भी कार्यपालिका कार्यवाहियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होती है। लेकिन नियुक्ति यहां मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का जो भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम पर किया गया कहा जाएगा, लेकिन नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। नियत कार्यकाल के बारे में रिकमेंडेशंस जरूर दिए गए हैं कई बार कि इसके टेन्योर को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, तो नियत कार्यकाल नहीं होता। और इस पर काफ़ी डिबेट है, चाहते हैं लोग कि इसको नियत किया जाए, लेकिन है नहीं ऐसा। तो कौन सा सही है? दोनों ही इसमें गलत है, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है 2015 का, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 53 में साफ साफ कह रहा है आर्टिकल 53 कि भारत के देश की हमारी समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, यह गलत है। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में यही कह रहा है। और अगला है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है। ठीक, और देश का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट है ये। तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष है, जो भी कैबिनेट सचिव होगा वो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? डी, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है 2014 का, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे।
देखिए यहां ध्यान रखिए, यहां व्यापार का मतलब ये मत समझिएगा किसी बिजनेस या ट्रेड की बात हो रही है। यहां ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस का मतलब है सरकार का कामकाज। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन की दिक्कत है, यहां कामकाज सरकार के कामकाज के बारे में बातचीत हो रही। तो राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के यानी उस कार्य के, यहां कार्य समझिए, मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाना। यह आर्टिकल 77 में साफ साफ मेंशन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए पहला काम क्या हुआ, कामकाज को सुविधाजनक बनाना, सरकार के कामकाज को सुविधाजनक बनाना। एक काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, मंत्रियों के बीच उक्त कार्यों का आवंटन, यानी उन कार्यों का मंत्रियों के बीच आवंटन कौन करता है, उसके लिए नियम कौन बनाता है। तो मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन। और आर्टिकल 77 इन दो कार्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। किसको? नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सरकार के कामकाज को सुविधाजनक बनाने और मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाता है। और इसके लिए नियम ऑलरेडी जो बना हुआ है वो क्या है, भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961। इसी तरह भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961। दो ही तो काम है ना, कामकाज को सुविधाजनक बनाना यानी कार्य संचालन। तो कार्य संचालन के लिए क्या नियम बनेगा? भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961। और मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करना है तो क्या होगा? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। इन दोनों को जो सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से इंप्लीमेंट करना, इन नियमों को, यह काम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। ठीक है, सचिवालय के द्वारा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर? राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उनके व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे राष्ट्रपति। ठीक बात है। अगला है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी। यह स्टेटमेंट गलत है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि आर्टिकल 53 कहता है कि सभी कार्यपालिका शक्तियां या कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव, किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। निहित है। यह तो एक बात है। एक आर्टिकल 77 में 77 का 1 कहता है कि भारत सरकार की जो कार्यकारी काम होंगे, कार्यवाहियां होंगी, ये राष्ट्रपति के नाम पर की गई समझी जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम पर। दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखिए ये दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 53, देखिए आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन आर्टिकल अगर दिमाग में है तो हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल बन जाता है। 53 कहता है कि सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, और 77 कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की गई कही जाएंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान पर रखना है। अब स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है सेकंड में, कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी, और यह भी गलत है।
आपने ऐसे भी सुना होगा कि आप जानते भी हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो नाम पर अगर बात होगी तो राष्ट्रपति के नाम पर कार्यवाही की जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल एक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2013 का सवाल है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर कह रहा है किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अब कह रहा है जिन मामलों में एक केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायी व्यवस्था होती है, मुख्यमंत्री को बहुमत के आधार पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमें पता करना है कौन सा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है 4 कथन है, एक ही सही है, 3 गलत होंगे। देखिए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1956 में इस क्लॉज को जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 153 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब एक आदमी 2 जगहों का राज्यपाल नहीं होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसमें जोड़ दिया गया कि लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने से यह अनुच्छेद नहीं रोकता। इसका मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट लाइन तो है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद अब इसकी पूरी भाषा क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से यह अनुच्छेद निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। तो यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 217 में साफ साफ कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राज्यपाल का कोई रोल नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, बल्कि किसका रोल है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, ठीक है। तो यह भी गलत हो गया। अब किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत में संविधान में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में संविधान में जो बात कही गई है वो बस इतना कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। आर्टिकल 156 अगर आप देखेंगे तो लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा राज्यपाल। ध्यान रखिए, साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इस बात के होते हुए भी ये कार्यकाल है इसका 5 वर्ष। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। संविधान में कई बार कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है कि आप समझते हैं कि भाई राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो इसका कार्यकाल कहां होगा। लेकिन संविधान में दोनों बातें मेंशन है कि ये राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत काम करेगा, पद धारण करेगा, यानी जब राष्ट्रपति चाहे तो पद से हटा दे। और साथ में लिखा हुआ है कि लेकिन इसके बावजूद 5 साल का उसका कार्यकाल है, 5 साल तक पद धारण करेगा। लेकिन हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि एक प्रसाद पर्यंत है, इच्छा पर्यंत है, तो राष्ट्रपति जब चाहे हटा दे। तो ऑप्शन सी सही है, बाकी तो सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए
एक और स्टेटमेंट रह गया, इसको भी देख ही लीजिए। जिन मामलों में एक केंद्र शासित प्रदेश में विधायी व्यवस्था है, मतलब क्या हुआ कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, विधायिका है, उसकी बात हो रही है। मुख्यमंत्री को बहुमत के आधार पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है वहां पर मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जवाब ध्यान रखिए हमेशा कि उपराज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पहली बात, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है 2013 का सवाल। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। कभी गलती हो ही नहीं सकती। 75 का 3 हमेशा आपको याद रहता है कि हमेशा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होगी सामूहिक रूप से? लोकसभा के प्रति, निचले सदन के प्रति। कैसा उत्तरदायित्व है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब क्या हुआ कि अगर कल को मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया सरकार के खिलाफ, तो फिर पूरी की पूरी सरकार ही जाएगी। क्यों? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। लोकसभा में विश्वास अगर खो दिया सरकार ने तो सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिए पूरी सरकार गिर जाएगी। अगला है केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो ये बात ठीक है कि मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री विधान संबंधी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इन कर्तव्यों में ये कर्तव्य बताते हैं कि प्रशासन के विषय में, ठीक है, कार्यों के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। पहला कर्तव्य तो यही है। इसके साथ भी कर्तव्य और है। कर्तव्य है कि अगर राष्ट्रपति डिमांड करे प्रधानमंत्री से उन विषयों के बारे में जिन पर मंत्रियों ने तय कर लिया है लेकिन उसे अभी मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं की गई है, तो फिर उसको भी डिमांड कर सकता है राष्ट्रपति, तो वहां भी सूचना देनी होगी। ठीक, तो प्रधानमंत्री विधान संबंधी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, यह कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। तो 2 और 3 दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए या फिर आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि संविधान साफ साफ कहता है कि अगर कोई मंत्री है जो 6 महीने तक सदन का सदस्य नहीं है, तो फिर मंत्री नहीं रहेगा। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब हुआ कि
कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक वो बिना संसद का सदस्य रहे हुए मंत्री बना रह सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के विषय में भी यही बात है और मंत्रियों के विषय में भी, कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है और मान लीजिए किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा का, तो उसको 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक का सदस्य होना होगा, सांसद होना होगा, अदरवाइज वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। यही बात पूछ रहा है कि जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। फिर है, जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तो गलत हो गया भाई, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा हो राज्यसभा हो। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, यह भी गलत है। यह कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना ही चाहिए, 6 महीने वाला कोई क्लॉज नहीं है, तो यह भी गलत है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह भी गलत है। देखिए, ऐसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए क्यों? क्योंकि लोकसभा पॉपुलर सदन है। ठीक है, चुनकर, जनता चुनकर भेज रही है कहां? लोकसभा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए आप चुनकर आते हैं लोकसभा में, तो आइडियली होना चाहिए, लेकिन आवश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं उसकी रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है, जिसको आप बजट कहते हैं। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग की सालाना रिपोर्ट को रखवाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी भी रिपोर्ट रखवाता है। वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी रखवाता है। ठीक, ये सारे रिपोर्ट्स, कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट नहीं रखवाता। तो कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन अगर करना है तो 1, 3 और 4 यही सही उत्तर होगा, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें रखवाता ही है। इनफैक्ट वित्त आयोग की सिफारिशों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस पर क्या कार्यवाहियां की गई हैं, उसकी टिप्पणी के साथ। मतलब कि अगर वित्त आयोग की किसी सिफारिश को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो उस पर भी टिप्पणी करते हुए आपको देना है कि क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से रखवाया जाता है। कैग की रिपोर्ट भी रखवाता है, और जैसा मैंने कहा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की भी रिपोर्ट रखवाता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट रखवाता है। तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं, लेकिन लोक लेखा समिति को छोड़कर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को रखवाएगा? 2010 का सवाल है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्या है आर्टिकल 280 में प्रोविजन? कि भाई राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष में 5 वर्ष क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। और आपसे अगर कहे कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है,
सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच में और राज्य और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा वितरण, यह बताता है केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है। और आर्टिकल 280 तो बताता है वित्त आयोग के गठन के बारे में, इसमें सदस्य भी बताता है ये कि भाई वित्त आयोग के सदस्य जो होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, तो 5 सदस्यीय होगा वित्त आयोग। लेकिन आर्टिकल 281 बताता है कि भाई वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति रखवाएगा कहां? प्रत्येक सदन के समक्ष उन पर की गई कार्यवाहियों की टिप्पणी के साथ। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगला है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 का सवाल है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में काम करता है। और कह रहा है कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। देखिए, भारत के संविधान में प्रावधान है, जहां ये बात आ जाए वहां हमेशा सतर्क रहिए और चेक कर लीजिए कि बात हो रही है संविधान के अनुसार, यानी संविधान में प्रोविजन होना चाहिए। और कह रहा है प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री ऐसा शब्द है जो संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जोड़ा गया था, वही मिलता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है। और प्रोविजन क्या है इसका कि भाई जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी, उसका आधार क्या होगा कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये गण जो है, कैबिनेट जो है पूरी, ये लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना देंगे जब इसकी, तब जाकर उद्घोषणा होगी। तो स्टेटमेंट है कि संविधान में प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। पहला तो कैबिनेट मंत्री के आधार पर, दूसरा कि सभी मंत्री केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, ये अपने आप में गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कि कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट सचिवालय का हेड कौन होता है? कैबिनेट सचिव। सचिवालय का मतलब क्या है? सचिव का कार्यालय। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव। और ये काम किसके अंदर करता है? प्रधानमंत्री के। और यहां कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में काम करता है, नहीं, प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, न तो एक नहीं दो। अब देखिए अगला, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है। कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।